वेलकम बैक टू आवर चैनल। डीआरडीओ के स्पेशल टेक्निकल बैच में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि ऑलरेडी ट्रांसफार्मर का 30-30 मिनट का छोटा छोटा वीडियो डालकर वो चैप्टर लास्ट करा दिया जा चुका है। अब आपके सामने आज जो आ रहा है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को करना है, आपके साथ करना है, हमको करना है और आपको करना है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप हमारे चैप्टर से पढ़ते हैं तो 90 to 95% आपका टेक्निकल उस चैप्टर से संबंधित कवर हो जाएगा। तो उस शर्त के अनुसार आज जो ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप खुद आंसर फटाफट देंगे। वो भी कैसे देंगे आप तुरंत अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है उसका स्पेशल हम लोग एक नाम रखे हैं। जो ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव आज से शुरू हो रहा है उसका एक स्पेशल टैगलाइन दिए हुए हैं कि अब की बार डीआरडीओ पार, अब की बार डीआरडीओ पार। तो जुड़ जाइए, मिट जाइए, जान जी लगा के डीआरडीओ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, चाहे भी जैसे ही हो, ठीक है। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव महासीरीज का आगाज़ करते हैं। आज बहुत कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, मात्र 25 क्वेश्चन। फिर इससे संबंधित आगे क्वेश्चन बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अब की बार डीआरडीओ पार महासीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए, और आप फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आप आंसर देंगे जैसा कि हमारा वादा था। आप सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षति से बचाने के लिए उसके कोर को क्या चीज़ का बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर क्या चीज़ का बनाया जाता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है सिलिकॉन स्टील के पत्ती का बना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है। तो सिलिकॉन स्टील का जो गुण होता है उसके आधार पे यहाँ पे ऑप्शन से डिफाइन करना होगा। पहला ऑप्शन क्या है, हाई स्पीड स्टील, दूसरा है माइल्ड स्टील, तीसरा है कास्ट आयरन, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट आयरन। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है क्या चीज़ का रहेगा, सॉफ्ट आयरन का रहेगा। सॉफ्ट आयरन का मतलब नर्म लोहा का रहेगा, ठीक है। नर्म लोहा का कोर रहेगा तभी तो उसमें मैग्नेटाइजिंग का गुण होगा। जैसे ही उसमें सप्लाई देंगे तो नर्म लोहा क्या होता है, आसानी से मैग्नेटिक बनता है, मैग्नेट बनता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें मैग्नेटिक का सबसे अच्छा गुण पाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत उच्च मैग्नेटाइजिंग पावर बनाता है, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है। तो आपको डिफाइन करना होगा जो सिलिकॉन स्टील होता है वो क्या चीज़ का, नर्म लोहे से मिलके बना होता है। इसको सिलिकॉन स्टील इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने बताया था कि नर्म लोहे पे फिर क्या करते हैं, लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेट करने से एडी करंट लॉस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आपके सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रही है, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौह क्षति 500 वाट है, तब उसकी ताम्र क्षति क्या होगा। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम कर रही है। मैक्सिमम इफिशियंसी, अधिकतम दक्षता। तो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगी, जब ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। किसी भी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगी तभी वो मैक्सिमम दक्षता पे कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रही है कि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रही है, अगर इसमें लौह क्षति का मान 500 वाट है, ठीक है, आयरन लॉस का मान 500 वाट है, तो उसमें कॉपर लॉस कितना होगा, ताम्र क्षति कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अधिकतम दक्षता कब होता है, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। तो जब आयरन लॉस 500 वाट है तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आंसर ये भी 500 वाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सिलिका जेल से।
क्या कह रहा है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर में एक पार्ट था ब्रीदर। ट्रांसफार्मर में क्या था, ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर का काम है कि वायुमंडल से हवा लेकर ट्रांसफार्मर में पहुंचाना, वायुमंडल से हवा लेकर ट्रांसफार्मर में पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए उसके टैंक में हवा देना। लेकिन क्या होता है, बरसात के मौसम में वायुमंडल में हवा के साथ साथ नमी पाया जाता है। अगर वह नमी ट्रांसफार्मर में एंट्री कर जाएगा तो ट्रांसफार्मर के तेल का इंसुलेशन को खराब कर सकता है, बाइंडिंग को खराब कर सकता है। इसलिए ब्रीदर में क्या भरा रहता है, सिलिका जेल भरा होता है। ब्रीदर में क्या भरा रहता है, सिलिका जेल भरा होता है, जो छोटा छोटा दाना के रूप में रहता है। तो हमने बताया था कि सिलिका जेल गुड कंडीशन में जब अच्छा रहता है तब उसका रंग कैसा रहता है, ब्लू रहता है। ठीक है, और जब सिलिका जेल खराब हो जाता है तब उसका रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, पिंक हो जाता है, पिंक या सफ़ेद हल्का गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क सिलिका जेल, मतलब सूखा सिलिका जेल। ठीक है, जब सिलिका जेल सूखा है उस कंडीशन में कौन सा रंग हो जाएगा, नीला, या इसको ब्लू बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे, बकोल्ज रिले से। आप खुद बताइए कि हमने जो पढ़ाया था क्या वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। हर कुछ हम डिफाइन कर चुके हैं। आपको अगर हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर देखे हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 150 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं या सर ने इसके बारे में नहीं बताया है। भले ही आपको कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है, आप गलत कर सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में सर ने डिस्क्राइब नहीं किया है। और कहावत है कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान। तो गलत आप करिएगा, एक बार करिएगा, 2 बार करिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप परफेक्ट बनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बकोल्ज रिले से है। बकोल्ज रिले से है, कह रहा है कि बकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ होता है। तो बकोल्ज रिले क्या है, ट्रांसफार्मर का एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस है। हमने बताया था कि सुरक्षा युक्ति उसको बोलते हैं। बकोल्ज रिले क्या है, सुरक्षा युक्ति है। बकोल्ज रिले को सुरक्षा युक्ति के रूप में जाना जाता है। और उसका वर्किंग भी बताए थे कि बकोल्ज रिले कहाँ लगा होता है, मेन टैंक से कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। ठीक है, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में बकोल्ज रिले लगा होता है। और इसका वर्किंग भी बताए थे कि बकोल्ज रिले तभी काम करता है जब किसी कारणवश ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाए और उसके तेल का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो तेल का जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो तेल का प्रेशर यहाँ से बकोल्ज रिले में आता है, और बकोल्ज रिले के अंदर 2 फ्लोट स्विच लगा होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, मतलब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला है वायु शीतलित ट्रांसफार्मर में, मतलब जो ट्रांसफार्मर हवा के द्वारा ठंडा होता है उसमें होगा इस्तेमाल। तो उसमें हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि तेल के प्रेशर पर ये रिले काम करता है। तो ये वायु शीतलित कभी नहीं होगा। दूसरा है तेल शीतलित, मतलब जो ट्रांसफार्मर को ऑयल कूल्ड किया जाता है उसमें होगा, उसी में होगा। अभी ऑलरेडी फिर दोबारा आपको हम बताएं कि जो सुरक्षा युक्ति काम करता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच तेल के बहाव पर ही ये वर्किंग मोड में आता है। तो कभी भी बकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ होगा, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में नहीं होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के परिभाषा में ही बताए थे कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज एनी पावर एंड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर वह स्थिर युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना पावर एवं फ्रीक्वेंसी को बदले परिवर्तित करता है। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, 2 सर्किट होता है या 2 वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है, लेकिन क्या क्या चीज़ को नहीं बदलता है? पावर और फ्रीक्वेंसी को कभी भी नहीं बदलेगा। पावर और फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलेगा। ट्रांसफार्मर बदलेगा तो केवल वोल्टेज को और करंट को, वोल्टेज एंड करंट को वो स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है दोनों सर्किट में। अगर इसमें वोल्टेज का मान अधिक है तो इसमें कम हो जाएगा, अगर इसमें करंट का मान अधिक है तो इसमें करंट कम हो जाएगा। वोल्टेज और करंट में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पावर सेम रहेगा कभी भी। जो प्राइमरी वाइंडिंग का पावर है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पावर उतना ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। भारत का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ज भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर में कभी भी आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी और शक्ति, मतलब हिंदी में आवृत्ति और शक्ति, पावर एंड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर? शक्ति और आवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे आते हैं बिना समय विलंब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 60 से 70%, दूसरा है 70 से 80%, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 20 से 30% और चौथा है 95 to 99। यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन 95 to 98% होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है? 95 से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर ही एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इफिशियंसी इतना अधिक होता है। बाकी जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, इस सब का दक्षता कम होता है। दक्षता क्या है? दक्षता का साफ मतलब है कि अगर हम ट्रांसफार्मर में समझते हैं तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जितना सब पावर हम देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में उतना ही पावर वो सप्लाई दे पाता है या नहीं, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में उतना ही पावर भेज पाता है या नहीं। तो ट्रांसफार्मर 95 से 98% पावर को क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। वहीं अगर जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर का जो इफिशियंसी होता है 65 से 80% होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनरेटर के शाफ्ट पर जितना हम पावर देते हैं उतना पावर जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में नहीं निकल पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जनरेटर के अंदर घूमने वाला पार्ट होता है जिसको आर्मेचर कहते हैं। घूमने वाले पार्ट होता है आर्मेचर, और इस आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर लाया जाता है। ये घूमता रहता है और कार्बन ब्रश लगा के बाहर निकालते हैं और ये घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है? घूमने वाला पार्ट होता है, इसीलिए इसमें लॉसेस अधिक होता है। तो जब लॉस अधिक होगा तो जितना हम इनपुट देंगे पावर उतना आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, घट जाएगा। इसलिए डीसी जनरेटर, मोटर, ये सब का एफिशिएंसी कम होता है अपेक्षाकृत ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में क्या है? कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में डायरेक्ट इंडक्शन के थ्रू, फ्लक्स के थ्रू आ जाता है। इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं, इसलिए इसका एफिशिएंसी बहुत अधिक होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? इनपुट बट्टा आउटपुट। अगर इसको परसेंटेज में ले जाएंगे तो इनपुट बट्टा आउटपुट इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। बिना समय विलंब किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? तो लीकेज का मतलब क्या? लीकेज से साफ मतलब फ्लक्स से होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स ही ना लीकेज करेगा। तो लीकेज का मतलब सीधे हम लिंक पे आएंगे। लीकेज कर रहा है तो लीकेज को जोड़ेंगे किससे? फ्लक्स से जोड़ेंगे। फ्लक्स कहाँ घूमता है? कोर में घूमता है। कोरे में ना घूमता है कि हवा में घूमता है? कोर में घूमता है। तो लीकेज होगा फ्लक्स में, फ्लक्स घूमेगा कोर में, तो सीधे दिमाग को लेके जाएंगे कोर पर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू कोर। कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप, तीसरा बेरी टाइप। ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, शॉर्टकट में आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे कोर टाइप में क्या होता है? इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के कोर टाइप, ठीक है। सेल टाइप की अगर बात करेंगे तो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर इस तरह से होता है।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर में दोनों कोर पर वाइंडिंग किया जाता है। सेल टाइप में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग इस बीच में ही किया जाता है। पहले प्राइमरी वाइंडिंग, इसके ऊपर फिर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, कोर टाइप हो गया, सेल टाइप हो गया, और बैरी टाइप का इस तरह से होता है, इसके बीच में वाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो साफ आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, जैसे सप्लाई देंगे तो कोर कहाँ बहेगा, फ्लक्स कहाँ बहेगा, कोर में। तो कोर को चलने के लिए कितना रास्ता है, केवल एक है। फ्लक्स को चलने के लिए कितना रास्ता है, एक रास्ता है। इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ दो वाइंडिंग है। ठीक है, जैसे ही फ्लक्स डेवलप होगा तो कुछ फ्लक्स ऐसे घूमेगा, कुछ फ्लक्स ऐसे घूमेगा। तो फ्लक्स के चलने के लिए कितना रास्ता है, सेल टाइप में दो रास्ता है। बैरी टाइप की अगर बात करेंगे तो उसमें जितना लिम्ब होता है, जितना भुजा होता है, उतने भुजा में फ्लक्स जा सकता है। तो 2 से 8 तक होता है फ्लक्स को चलने के लिए रास्ता। तो सीधी सी बात है, कह रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है, तो इसमें फ्लक्स लीकेज अधिक हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स को चलने के लिए एक ही रास्ता है। अगर वोल्टेज अचानक हाई हो जाएगा या पावर हाई हो जाएगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा तो फ्लक्स को चलने के लिए तो एक ही रास्ता है ना है, तो क्या होगा, लीकेज होगा। समझ में आ गया। तो कोर टाइप में क्या होगा, लीकेज अधिक होगा। वहीं सेल टाइप की अगर बात करेंगे तो सेल टाइप में भी रास्ता दो है, इसलिए इसकी अपेक्षा लीकेज कम होगा। लेकिन बैरी टाइप की अगर बात करेंगे तो इसमें मेनी एंड मोर रास्ता है, फ्लक्स को चलने के लिए 2 से 8 रास्ता होता है, इसलिए इसमें लीकेज होगा कभी भी नहीं होगा। अगर जितना भी वोल्टेज कम अप डाउन होगा उसको ये सस्टेन कर लेगा, और कई रास्ता होता है, इसलिए इसमें लीकेज कम होगा। सीधी सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होगा, तो बैरी टाइप के ट्रांसफार्मर में कम होगा। क्लियर है। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में नेचुरली जो तेल डाल के ठंडा किया जाता है, कितनी क्षमता तक के किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, तेल डाला जाता है, मतलब ऑयल कूल्ड होता है। ऑयल कूल्ड के अलावा भी जो हाई रेटिंग का होता है उसमें एयर के द्वारा फोर्स एयर दिया जाता है, उससे भी और अधिक के लिए पानी को दौड़ाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन, मतलब केवल उसमें तेल डाल देंगे और अलग से कोई व्यवस्था नहीं करेंगे ठंडा होने के लिए, नेचुरली ठंडा होना चाहिए, केवल ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डाला रहेगा। तो ये जो है 500 केवीए तक का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नेचुरली रूप से हम लोग तेल को डाल देते हैं और ठंडा वो होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। याद कीजिए, ऑटो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कितना वाइंडिंग का प्रयोग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल और केवल एक वाइंडिंग होता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होता है। एक ही वाइंडिंग इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसका प्राइमरी साइड है, और इधर क्या होता है, मूवेबल होता है, मूवेबल पार्ट रखा जाता है। इसके सेकेंडरी तरफ क्या होता है, मूवेबल टर्मिनल रखा जाता है। तो प्राइमरी में क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ इस्तेमाल किया गया है तो टोटल प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में इसको घुमा के अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं तो सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी में अधिक टर्न है, सेकेंडरी में कितना, 1 2 3 4 टर्न हो गया। तो क्या हुआ, प्राइमरी में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 टर्न है, सेकेंडरी में 4 टर्न है। अगर यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। नंबर ऑफ टर्न घट गया तो इसका आउटपुट वोल्टेज भी घट जाएगा। अगर हम इसको बढ़ा के फुल कर देते हैं, ठीक है, इसको इस पे ले आते हैं और इधर को घटा देंगे, इधर भी रहता है एडजस्टेबल, इधर घटा देंगे, इधर फुल कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा। इस तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों का काम ऑटो ट्रांसफार्मर करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का एक ही वाइंडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना वाइंडिंग होता है, केवल और केवल एक वाइंडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो धारा ट्रांसफार्मर होता है, सिटी ट्रांसफार्मर, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो
करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है। करंट ट्रांसफार्मर का हमने बताया था कि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होता है, हाई ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, करंट का मान बहुत कम रहता है और वोल्टेज का मान बहुत उच्च रहता है। तो उस कम करंट को मापने के लिए सीटी का इस्तेमाल किया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर अर्थात सीटी। उच्च ट्रांसमिशन लाइन में सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ऑप्शन पहला क्या कर रहा है कि धारा मापने के लिए ए मीटर के साथ, करंट मापना है ए मीटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज मापने के लिए, तो साफ गलत हो गया, करंट ट्रांसफार्मर है तो कभी भी करंट मापेगा, वोल्टेज नहीं मापेगा। नेक्स्ट ऑप्शन करा धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर के साथ, तो सीधा सी बात है, जब मापना है धारा, करंट मापना है, तो वोल्ट मीटर तो करंट नहीं मापेगा, वोल्ट मीटर तो वोल्ट मापेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मापने के लिए ए मीटर के साथ, तो ए मीटर तो करंट को मापेगा, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है कि फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए भाई करंट ट्रांसफार्मर क्यों लगाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। धारा मापने के लिए ए मीटर के साथ, मतलब करंट मापेंगे और उसमें क्या लगा के रखेंगे, ए मीटर, क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफार्मर के रूप में है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, सीटी की बात होगी, अब है पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मतलब पीटी। पीटी का इस्तेमाल भी होता है हाई ट्रांसमिशन लाइन में, उच्च ट्रांसमिशन लाइन में जो उच्च वोल्टेज होता है, जैसे 33 kV हो गया, 66, 132 kV, 1,32,000, 1,66,000, उच्च वोल्टेज को मापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो पीटी होता है वो स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन होता है कि दोनों होता है या समान होता है। तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि जो सीटी होता है, सीटी पीटी दोनों का आपको हम बता रहे हैं। सीटी के प्राइमरी में क्या होता है, एक या दो टर्न होता है, और सेकेंडरी में मेनी टर्न को शॉर्ट रखा जाता है। क्लियर है। सीटी में, सीटी के प्राइमरी वाइंडिंग में एक या दो टर्न होता है और सेकेंडरी में बहुत अधिक टर्न होता है और उसके सेकेंडरी को शॉर्ट रखा जाता है। पीटी में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है पीटी का एचवी वाइंडिंग होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग इसका एलवी वाइंडिंग होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप साफ देख के आप ही बताइए कि करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। तो प्राइमरी में कम टर्न है, सेकेंडरी में अधिक टर्न है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो सीटी क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और पीटी के देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में अधिक है, सेकेंडरी में कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार के क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और द्वितीयक जो कुंडल में सदैव क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में कह रहा है कि उसमें क्या होता है। सोचने वाली बात है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और द्वितीय में बता रहा है कि क्या होता है। क्या कह रहा है भाई, पहला ऑप्शन कह रहा है भिन्न संख्या में लपेट होती है। बात तो सही है, अगर हमको नंबर ऑफ टर्न बराबर रखना है तो फिर ट्रांसफार्मर बना के क्या होगा, ट्रांसफार्मर हम इसलिए ना बनाते हैं, या तो वोल्टेज को कम किया जाए या अधिक किया जाए। तो वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए क्या होगा, दोनों का नंबर ऑफ टर्न कम बेस रखना पड़ेगा। तो हमेशा क्या होगा, भिन्न संख्या में लपेट रहेगा। क्लियर है। कभी भी बराबर नहीं रहेगा। बराबर रहेगा तो क्या होगा, जितना वोल्टेज हम यहाँ दिए उतना ही वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, तो ट्रांसफार्मर बना के क्या फायदा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, भिन्न संख्या में लपेट होता है, सही बात है। दूसरा क्या कर रहा है, एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग होता है। कह रहा है इसमें जो कॉइल यूज होता है, क्या एक ही व्यास का होता है, एक ही व्यास का मतलब एक ही मोटाई का यूज होता है, तो कभी भी नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में क्या होगा, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है वो मोटा तार का रहता है और कम लपेट रहता है। क्लियर है। मोटा तार कम लपेट, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा मोटा तार रहेगा, कम लपेट रहेगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या रहेगा, पतला तार रहेगा और अधिक लपेट रहेगा। तो कभी भी ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग में एक ही व्यास का तार यूज होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एचवी रहता है, एक एलवी। तो एलवी मोटा रहता है और एचवी पतला रहता है, अधिक टर्न, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 3, क्या कर रहा है, पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होता है।
तो पृथक पृथक अगर चुंबकीय परिपथ होगा तो कभी भी यहाँ से पावर यहाँ ट्रांसफर होगा नहीं ना होगा, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को लेके कौन जाता है, चुंबकीय रास्ता ही तो लेके जाता है, चुंबकीय परिपथ जिसको फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी पृथक नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय परिपथ कभी भी कॉमन होता है, दोनों वाइंडिंग का एक ही रहेगा रास्ता, तब ना यहाँ से फ्लक्स निकल के इसमें जाएगा तो इस एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा कह रहा है एक विद्युतीय संबंध होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है। विद्युतीय संबंध होता है क्या, कभी नहीं होगा। विद्युतीय संबंध का मतलब क्या, ये कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में जुड़ा रहता है, तो कभी भी नहीं रहता। ये सेपरेट प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और दूसरा वाइंडिंग भी सेपरेट रहता है, अलग रहता है, ठीक है। इंडक्शन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कभी भी विद्युतीय संबंध नहीं होगा। कौन सा संबंध होगा, चुंबकीय संबंध इसको बोलते हैं, चुंबक के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक रिलेशन हो सकता है या मैग्नेटिक सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सीधे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि ट्रांसफार्मर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर चलाने के लिए जरूरी है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर को एक ही लोड के लिए इस्तेमाल करना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर एक ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, खराबी पहुंच जाए, तो दूसरे ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई दिया जा सके। मान लीजिए ये दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इस गांव को सप्लाई देना है, तो दोनों ट्रांसफार्मर के द्वारा इस गांव में क्या होगा, सप्लाई जाएगा। लेकिन कभी भी कार्यरत मुख्य रूप से एक ही ट्रांसफार्मर रहेगा। ऐसे तो आवश्यकता के अनुसार दोनों भी चालू कर सकते हैं। अगर हम एक ही को देके रखेंगे, एक को बंद रखेंगे कि अगर इसमें कभी खराबी पहुंचता है तो दूसरा से लोड रखेंगे, लोड पे डालेंगे, तब हमको कोई भी शर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको अगर दोनों ट्रांसफार्मर चालू करके रखना है लोड के साथ, दोनों ट्रांसफार्मर चालू करना है एक ही लोड के साथ, तब इसको कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन, मतलब ट्रांसफार्मर को समानांतर में चलाना। तो कभी भी एक लोड के लिए जब दो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है समांतर में चलाने के लिए, तो कुछ शर्त को ध्यान दिया जाता है। उस शर्त के अनुसार ही हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मान लीजिए कि हम फेज सीक्वेंस की अगर बात करेंगे, फेज सीक्वेंस, दोनों ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस बराबर रहना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब हुआ RYB। अगर मान लीजिए इस लोड में ये RYB है, ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का RYB ये है, इसका RYB ये है, तो इस लोड में R को जोड़ना है तो इस ट्रांसफार्मर का भी R जोड़ना पड़ेगा, इसका भी R जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में चल पाएगा सही से। अगर इसके R इसको Y को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर का EMF सर्कुलेट होकर इस ट्रांसफार्मर में चला जाएगा और इसके वाइंडिंग को जला देगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने से पहले टोटल 3 या 4 शर्त था जो ऑलरेडी बता चुके हैं। 4 शर्त समान होना चाहिए। सबसे पहला शर्त क्या है, फेज सीक्वेंस या इसको पोलरिटी भी बोलते हैं, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, देखिए ध्रुवता समान होना चाहिए। ध्रुवता लिखा हुआ इसलिए क्योंकि ये सिंगल फेज के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सिंगल फेज में क्या होता है, फेज न्यूट्रल होता है, तो दोनों ट्रांसफार्मर के फेज को एक साथ जोड़ना है, न्यूट्रल को एक साथ जोड़ना है। और यही अगर 3 फेज में देखेंगे तो उसको फेज सीक्वेंस कहते हैं, RYB, ठीक है। तो सबसे पहला क्या समान होना चाहिए, ध्रुवता समान होना चाहिए। दूसरा वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी समय ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज रेशियो देख के बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। तो दोनों का समान होना चाहिए। तीसरा इम्पीडेंस मैच होना चाहिए, दोनों बाइंडिंग का जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस का वेक्टर यूज, रेजिस्टेंस इसके कोर का हो, बाइंडिंग का हो या इसके लॉस को, इस सभी के वेक्टर यूज को इम्पीडेंस कहते हैं। तो दोनों ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस भी मैच करना चाहिए, तभी लोड शेयरिंग इम्पीडेंस मैचिंग पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, ठीक है। ट्रांसफार्मर के उपरोक्त 3 जो शर्त है, ये तीनों शर्त उसमें मैच करना चाहिए, तभी हम समांतर में चला सकते हैं, अन्यथा ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन की तरह नहीं कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लौ क्षति ज्ञात की जाती है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं
कि ट्रांसफार्मर में अगर आयरन लॉस ज्ञात करना है तो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है और कॉपर लॉस ज्ञात करना है तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आयरन लॉस निकालने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट का ऑलरेडी बता चुके थे डायग्राम, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। ओपन सर्किट टेस्ट कभी भी इस तरह से रहेगा। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए यहाँ पे एमीटर लगता है और जो विद्युत गणना होगा वो कौन करेगा, वाट मीटर करेगा। ठीक है, ये वाट मीटर का कनेक्शन है, इसको वाट मीटर कहते हैं। वाट मीटर में दो वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग सीरीज में जुड़ा रहता है लोड के साथ, ये सीरीज में है, और एक पैरेलल में रहता है। तो जो सीरीज में रहता है उसको सीसी कहते हैं, करंट कॉइल। ठीक है, और जो पैरेलल में रहता है उसको पीसी कहते हैं, प्रेशर कॉइल। क्लियर है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। कह रहा है कि जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो कौन से बाइंडिंग को ओपन रखा जाता है। तो प्राइमरी बाइंडिंग की तरफ तो हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब टेस्टिंग करते हैं प्राइमरी बाइंडिंग के तरफ। सेकेंडरी बाइंडिंग को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है। सेकेंडरी बाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो ऑप्शन क्या कर रहा है, द्वितीय बाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है। बात तो सही है सेकेंडरी बाइंडिंग का। प्राइमरी को रखा जाता है, प्राइमरी को कभी नहीं रखेंगे। प्राइमरी में वाट मीटर लगाएंगे, ए मीटर लगाएंगे, दोनों में से किसी को भी रख सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी बाइंडिंग को ओपन नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयरन लॉस का सही मान नहीं ज्ञात होगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है लो वोल्टेज बाइंडिंग की तरफ होता है। ठीक है, एलवी बाइंडिंग की तरफ होता है। क्लियर है, तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट कभी भी प्राइमरी बाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, या एलवी बाइंडिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पर फुल इफिशियंसी के साथ कार्य कर रहा है। इसकी ताम्र क्षति अगर 1600 वाट है, तब कह रहा है कि हाफ लोड पर, अर्ध लोड पर इसका कॉपर लॉस कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पे है, फुल लोड और फुल इफिशियंसी पे काम कर रहा है, फुल इफिशियंसी पे कार्य कर रहा है, और इसमें आयरन लॉस, ये कॉपर लॉस कितना है, कॉपर लॉस बराबर 1600 वाट है। ठीक है, कॉपर लॉस कितना है, 1600 वाट है। तो अब कह रहा है कि हाफ लोड पर इसका कॉपर लॉस कितना होगा। तो ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी पर ट्रांसफार्मर कब काम करता है, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए। आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर जब होता है तो फुल इफिशियंसी पे काम करेगा। ठीक है, तो अगर इसमें 1600 वाट कॉपर लॉस हो रहा है तो आयरन लॉस भी कितना होगा, 1600 वाट होगा। लेकिन यहाँ पे आयरन लॉस नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर इसके लोड को घटा के हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब आयरन लॉस कितना होगा। तो आयरन लॉस बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, WC बराबर I² होता है कि नहीं होता है, मतलब करंट के वर्गानुपाती होता है। ठीक है, कॉपर लॉस क्या होता है, करंट के वर्गानुपाती होता है। तो अगर I² है तो कितना है, 1600 वाट, 1600 वाट लॉस है। अब क्या किया गया, इसको हाफ कर दिया गया, तो I² को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको हाफ करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 1600 को भाग कितना से देना है, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 400 वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 400 वाट हो जाएगा। क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सीधे समय बिना बिताए अब की बार DRDO पार के स्पेशल सीरीज में अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जीरो लोड पर, शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान फुल लोड अवस्था का कितना होता है। मतलब जब ट्रांसफार्मर में नो लोड रहेगा
तो कह रहा है कि प्राइमरी का मान जो है फुल लोड अवस्था का कितना होता है, तो फुल लोड का कितना होता है 3 से 5% या 2 से 5%, यहाँ पे ऑप्शन है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना होगा। ठीक है, नो लोड पर फुल लोड का 2 से 5% प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहता रहता है। आप लोड नहीं भी लगा के रखिएगा सेकेंडरी में, मान लीजिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका, ये प्राइमरी। ठीक है, तो जैसे इसको अगर हम लोड से जोड़ते हैं तो लोड के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में धारा बहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नो लोड कर दिए, जीरो लोड पर कर दिए, तब प्राइमरी में क्या होगा, जितना फुल लोड का करंट है उसका 3 से 5% प्राइमरी में ऑटोमेटिक करंट क्या होता है, बहता रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहा है। फिर से पैरेलल ऑपरेशन की बात आ गया, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह कार्य कर रहा है। तब कह रहा है कि लोड जो शेयरिंग होगा, दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। मतलब लोड का विभाजन किस आधार पर होगा, किस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड जाएगा। ठीक है, 2 ट्रांसफार्मर आपस में समानांतर में चल रहा है, लेकिन लोड का जो विभाजन होता है पर यूनिट इम्पीडेंस के द्वारा निर्धारण किया जाता है, जो कि बाइंडिंग जहां होता है उसी समय उसका इम्पीडेंस का रेशियो रखा जाता है। क्लियर है। तो लोड शेयरिंग किस पे डिपेंड करेगा, पर यूनिट इम्पीडेंस, प्रति इकाई प्रतिबाधा इसको कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई प्रतिबाधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जब पैरेलल में चलता है तो उसका लोड शेयरिंग पर यूनिट इम्पीडेंस प्रति इकाई प्रतिबाधा पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, आप ही बताइए कितना होता है। देखिए और बताइए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस दोनों के बीच रेजिस्टेंस को मापेंगे। इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग के बीच अगर रेजिस्टेंस मापेंगे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, आप ही बताइए कितना आएगा। इस दोनों वाइंडिंग में कोई कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक नहीं, ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है। तो सीधा सी बात है, जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अनंत हो जाएगा। जीरो भी नहीं होगा, अनंत होगा। पहला ऑप्शन शून्य है, शून्य भी नहीं होगा। 1 किलो गलत है, 100 किलो गलत है। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर है। एगो दिल्ली है तो एगो पंजाब है, ध्यान में रखिए, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फुल लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है। यहाँ पर आपको हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले 2 बात बताएंगे। पहला ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू कमर्शियल। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में लगा होता है, इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 24 घंटा पावर रहता है। 24 घंटा क्या होता है उसमें सप्लाई, उसके प्राइमरी वाइंडिंग को 24 घंटा सप्लाई मिलता रहता है। पावर ट्रांसफार्मर हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। क्लियर है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा तो यहाँ से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर व्यावसायिक आधार पर 2 तरह का होता है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर हमारे जनरेटिंग स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जो होता है, सब स्टेशन वहाँ लगा होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बांटने के लिए, पावर को बांटने के लिए गांव गली गली में रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग 24 घंटा उसमें सप्लाई से जुड़ा रहता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा उसमें सप्लाई रहेगा ही। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा सप्लाई रहेगा ही। पावर ट्रांसफार्मर में 24 घंटा रहेगा सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोई ज़रूरी नहीं कि 24 घंटा रहेगा। जब यहाँ से पावर मिलेगा तभी वहाँ रहेगा, या किसी कारणवश इस बीच में कोई कार्य हो रहा हो तो क्या होता है, शट डाउन होता है, तब ये ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में पावर 0 हो जाएगा। वहीं
पावर ट्रांसफार्मर में यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में 24 घंटा जनरेटिंग स्टेशन से पावर मिलता रहता है। आवश्यकता अनुसार इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को चालू अथवा बंद किया जाता है। ठीक है, तो जो कंपनी जब बनाती है ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर को, तो इसको फुल लोड पर कार्य करने के हिसाब से बनाती है। कितना लोड पर? फुल लोड पर। कंपनी का ये सोच रहता है कि ये ट्रांसफार्मर ऑलवेज फुल लोड पर रहेगा, हमेशा कैसे कार्य करेगा? फुल लोड पर। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है फुल लोड पर अधिकतम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ठीक है, अधिकतम दक्षता के साथ काम करेगा। कितना लोड पर? फुल लोड पर। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका लोड बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि कंज्यूमर है, ठंडा का मौसम, गर्मी का मौसम आया, बहुत सारा इक्विपमेंट यूज किया तो लोड बढ़ गया, धीरे धीरे ठंडा बरसात आया, लोड घट गया, तो इसका क्या होता है? प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर का मान क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। इसलिए कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसको हाफ लोड पर अच्छा से कार्य करे उसके लिए बनाया रहता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कभी भी अधिकतम दक्षता पर कब काम करेगा? 50% लोड पर। ठीक है, हाफ लोड पर। वहीं पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पर कार्य करेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होगा? तो फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बताया जाएगा कि दक्षता कितना होगा फुल लोड पर, तो कम हो जाएगा। हाफ लोड पर कितना होगा? तो अधिक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आएंगे सीधे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस ट्रांसफार्मर के कोर में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है? ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कौन से ट्रांसफार्मर में के कोर में फ्लक्स को चलने के लिए 2 रास्ता होता है। तो सेल टाइप जो होता है हमने बताया था कि इसमें 2 वाइंडिंग होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, सेल टाइप में प्राइमरी वाइंडिंग और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है। इसलिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को चलने के लिए कितना रास्ता बन जाता है? 2 रास्ता। कुछ फ्लक्स ऐसे चलेगा, कुछ फ्लक्स ऐसे चलेगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग को चलने के लिए 2 रास्ता होता है? सेल टाइप में। ठीक है, कोर में 1 होता है, सेल में 2 होता है, बैरी टाइप में 2 से 8 हो सकता है, अधिकतम भी हो सकता है, वो बनावट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सीधे कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल 1 वाइंडिंग होता है, इसलिए ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, स्व प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा सिद्धांत पे काम करेगा? सेल्फ इंडक्शन। ये अपने ही करंट को इंडक्शन करके दूसरे वाइंडिंग को दे देता है। ठीक है, एक ही वाइंडिंग दोनों कार्य करता है, इसलिए इसका खुद का इंडक्शन वहाँ रहता है, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वहीं अगर जनरली पूछेगा कि सीधे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण उसको हिंदी में कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। वेरिएक क्या होता है? वेरिएक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24, वेरिएक क्या होता है? तो वेरिएक का मतलब है वेरिएबल। वेरिएक का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हिंदी में जो घटता बढ़ता हो। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर बनाया गया है जिसका आउटपुट वोल्टेज को हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारा टैपिंग करके कोर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें क्या होता है? जगह जगह पे टैपिंग्स कर देते हैं। जगह जगह पे क्या निकाल देते हैं? टैपिंग निकाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी में इस दोनों के बीच हम करंट लेंगे तो कम वोल्टेज मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे तो अधिक मिलेगा, यहाँ से फुल यूज करेंगे अधिक मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अलग अलग टैपिंग निकला रहता है। इसका एग्जाम्पल आप साफ, आपके घर में स्टेबलाइजर होगा। स्टेबलाइजर में हम लोग क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार कम बेस करते हैं ना, उसमें रोटरी स्विच लगा रहता है। रोटरी स्विच को जो हम घुमाते हैं तो उसका नंबर ऑफ टर्न यही कम अधिक होता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वापस करते हैं तो घटता है। तो ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है जिसको वेरिएक कहते हैं। वेरिएक, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? वेरिएक होता है विभिन्न वोल्टेज की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण। तो बात तो सही है, अलग अलग वोल्टेज का एसी सप्लाई देता है।
दूसरा कह रहा है 8 से 10 टैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी बात सही है, बहुत सारा उसमें क्या होता है, टैपिंग्स निकला होता है। तीसरा कह रहा है डीसी पथ में, डीसी जैसे लग गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे कार्य नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे कार्य नहीं करेगा। अगर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को डीसी देंगे तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन करा है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों एसी सप्लाई पर कार्य करता है, और दूसरा अलग अलग 8 से 10 टैपिंग्स निकला होता है। ठीक है, सीधे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है, जीरो लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, इन फेज होता है, 90 डिग्री पर होती है, या 270 पर होता है, 180। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा पावर फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा समझाएंगे पावर फैक्टर क्या होता है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को क्लियर समझ सकते हैं। पावर फैक्टर को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो किसी भी वाइंडिंग में हम लोग क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं। किसी भी वाइंडिंग में हम लोग वोल्टेज देते हैं। जब वह वाइंडिंग क्लोज होगा, क्लोज क्या मतलब, बीच में टूटना नहीं चाहिए, कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये हमारा वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, इसमें अगर हम 230 वोल्ट देंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे इस दोनों के बीच, तो जैसे ही वाइंडिंग क्लोज सर्किट होगा, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सर्किट क्लोज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, करंट निकलना प्रारंभ करता है। यहाँ से क्या होता है, करंट निकलना प्रारंभ करता है, और पूरे वाइंडिंग में घूमते घूमते फिर जहाँ से निकला वहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से करंट चलता रहता है। ठीक है, एसी रहेगा तो इसका साइकिल बदलता है, एक बार करंट ऐसे चलेगा तो दूसरे बार ऐसे चलेगा। इस तरह से करंट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। तो ये हमने बताया कि करंट क्या होता है, परिपथ में गमन करता है। लेकिन यहाँ पर हमको समझना है पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर तो क्या होता है, लोड जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है। लोड जो होता है 3 तरह का होता है, इसको भी समझिए। लोड कितने तरह का होता है, 3 तरह का। अगर रेजिस्टेंस है हमारा लोड में तो उसको रेजिस्टिव लोड कहेंगे, रेजिस्टिव आर, क्लियर है। दूसरा, अगर कॉइल है कहीं लगा हुआ तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव लोड, इसको एल से दर्शाते हैं, इंडक्टिव लोड। तीसरा, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसको कैपेसिटिव लोड कहते हैं, कैपेसिटिव लोड। तो क्या होता है कि जब हम कॉइल में वोल्टेज देते हैं, ठीक है, वोल्टेज देते हैं और सर्किट क्लोज होता है तो करंट निकलना प्रारंभ करता है और करंट अपना सर्किट में चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, जो करंट का जो चलने का गति है, स्पीड, ये लोड पर निर्भर करता है। क्या चीज़ पर निर्भर करता है, लोड पर। इसमें जो करंट चलेगा किस स्पीड से चलेगा ये लोड पर डिपेंड करता है। तो लोड 3 तरह का होता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो जहाँ रेजिस्टिव लोड रहेगा वहाँ करंट को चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेगा। समझ में आ गया। रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या हुआ, जिसमें रेजिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे हो गया बॉल, 100 वाट का बॉल रहता था ना पहले, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, रेजिस्टिव लोड है, केवल रेजिस्टेंस है, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सब रेजिस्टिव लोड है। तो इसमें करंट को चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, करंट वोल्टेज के साथ साथ होता है। तो जब करंट वोल्टेज के साथ साथ चलेगा तो पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या पावर फैक्टर इकाई इसको बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। करंट और वोल्टेज जब साथ साथ चलेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। इसको इकाई भी बोलते हैं, या पावर फैक्टर का मान पूरी 1 रहेगा। वहीं अगर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड मतलब क्या, कहीं भी जहाँ कॉइल हो, कॉइल कहाँ रहता है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, कुछ भी आप ले लीजिए, खासकर जो घूमने वाला जिसमें पार्ट हो, तो हमेशा क्या रहेगा, कॉइल रहेगा। तो जहाँ मोटर चलता है वहाँ ये जो इंडक्टर यानी जो कॉइल है, इसमें करंट को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। कॉइल क्या करता है, करंट को चलने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो करंट कॉइल में जाते ही क्या होता है, वोल्टेज से पीछे हो जाता है, वोल्टेज से पीछे हो जाता है करंट।
करंट क्या हो जाता है, वोल्टेज से पीछे हो जाता है। तो जब करंट वोल्टेज से पीछे हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग करेगा, लैगिंग, पावर फैक्टर लैग करेगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा पावर फैक्टर। 0.9 रहेगा, 0.8 बहुत अच्छा रहेगा तो 9 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, यूनिट पर कभी भी नहीं पहुंचेगा। कंडेंसर ये रहेगा तो इंडक्टिव लोड, या 0.8 रहेगा, 85 रहेगा, ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि करंट को चलने के लिए ये बाधा पहुंचाता है। तीसरा लोड है कैपेसिटिव लोड, जहां कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर में लग जाता है तो वहां पे क्या होता है, करंट को जो चलने में बाधा उत्पन्न हो रहा था, ये करंट को क्या करता है, इतना आगे कर देता है कि वोल्टेज से भी आगे कर देता है। करंट वोल्टेज से आगे हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज से आगे। अगर कैपेसिटिव लोड रहेगा तो वोल्टेज से क्या हो जाएगा, आगे चल जाएगा। तो जब वोल्टेज से आगे चल जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीड करेगा। लीड मतलब जीतना, आगे बढ़ना, पावर फैक्टर का मान लीड हो जाता है। करंट जब पीछे रहेगा वोल्टेज से तो पावर फैक्टर लैग कर जाता है। तो जब लीड करेगा पावर फैक्टर तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है, थ्योरेटिकली रूप से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मोटर में कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि जो करंट पीछे चला गया वोल्टेज से उसको मेंटेन कर सके, इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी मोटर में, क्योंकि उसमें कॉइल होता है, कॉइल में जैसे सप्लाई देंगे तो करंट बहुत पीछे हो जाता है, तो इसीलिए कॉइल में क्या होता है, कैपेसिटर लगा दिया जाता है। कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं, तो जो करंट पीछे चल रहा था उसको ये क्या करता है, आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। तो पूरी वोल्टेज के बराबर तो नहीं पहुंचा देता है, लेकिन इसके समकक्ष जरूर पहुंचा देता है। तो उसी को कहा जाता है कि पावर फैक्टर ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, इसलिए पावर फैक्टर 0.9 के आसपास आ जाता है। क्लियर है। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे मोटर में तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा, 0.8 0.7 तक चला आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज पर क्या होगा, कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी पर, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ऑलरेडी बता चुके हैं ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर लोड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खुद तो लोड नहीं है, आप ट्रांसफार्मर से जो पावर आ रहा है उसे क्या चलाइएगा, ये तो आप पर डिपेंड करता है, मोटर चलाइएगा कि बॉल जलाइएगा कि पंखा चलाइएगा, ये कंज्यूमर पर डिपेंड करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, लोड पर। ये एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो ये लोड पर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर फिक्स नहीं होता कितना होगा, ये लोड पर निर्भर करेगा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज शून्य लोड पर क्या होगा, इन फेज होगा। तो अब कह रहा है कि जीरो लोड पर। जीरो लोड का मतलब क्या है, इसमें हम लोड नहीं दिए, तो जब लोड नहीं देंगे तो क्या होगा, इसमें जो बहने वाली करंट है वोल्टेज के साथ साथ आराम से चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि करंट को पीछे कौन कर रहा था, लोड। जब हम लोड जीरो कर दिए, शून्य लोड कर दिए, तो वोल्टेज और करंट आसानी से साथ साथ चलेगा। तो जब करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है तब उसको इन फेज कहा जाता है। क्लियर हो गया, इन फेज कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जीरो लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज इन फेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप आज जो 25 क्वेश्चन कराया गया है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी तरह का परेशानी है तो आप तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए अथवा दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने समस्या को डाल सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो मेरा ट्रांसफार्मर टॉपिक जो वीडियो देखे हैं, जो भी वीडियो डाला गया 3 या 4 वीडियो देखे हैं, उनको 10 या 20%, 10 से 15% मात्र कन्फ्यूजन रहा होगा। और ये टोटल 25 क्वेश्चन कराने के बाद लगभग वो भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन ये मिक्स क्वेश्चन था, ये ट्रांसफार्मर के हर लेवल से लेके बनाया गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जहां आपको ट्रांसफार्मर के जीरो लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ अब की बार DRDO पार के स्पेशल बैच में। तब तक के लिए गुड बाय।